Okay, so we were learning definite integration and we started with that. We understood the meaning कि क्या होता है, how is it different from indefinite integration, क्या ही अलग करना पड़ेगा, ये सब हम लोग पढ़े प्रीवियस वीडियो में। अभी हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड वी विल बी डिस्कसिंग दोस प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ देम बीइंग दिस कि अगर फंक्शन x के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर 0 से π/2 है sin x dx, ठीक है, और हमको इन केस हमको दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना पड़ा, मतलब कि हम लिखना चाहते हैं sin t dt, तो इसके लिए भी सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर अलग आ जाएगा जस्ट बिकॉज आई हैव चेंज द वेरिएबल। सब कुछ तो मैं सेम ही रख रहा हूँ ना। sin x dx था, यहाँ sin t dt कर दिया, फंक्शन सेम रहा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो खाली इंटीग्रेट हो रहा है, खाली वो चेंज हो रहा है, पर ये बिल्कुल सेम ही है ना, तो इसमें आंसर भी चेंज नहीं होगा, देयर आंसर विल बी सेम। सो आप कोई भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से सेम मैनर में, सिमिलर वे में आप अगर रिप्लेस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एवर प्रॉपर्टीज। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लिमिट जो है उसको इंटरचेंज करने के अबाउट, कि अगर a से b था, लोअर लिमिट यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, हम लोग चेंज कर दिए। अगर हम लोग अपर लिमिट b कर दे और लोअर लिमिट a कर दे तो क्या चेंजेस आएगा? सो द आंसर विल बिकम सिंपली नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। बस ये ध्यान रखना, मतलब अगर ऐसा कुछ करे इसका आंसर 5 आना है तो पक्का b2a का आंसर -5 आना। ठीक है, सो अगर आप लिमिट का ऑर्डर चेंज करते हो यू विल सिंपली गेट नेगेटिव आंसर, नथिंग एल्स। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं सिंपल सा y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम लोग को याद हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता था कुछ हद तक। हाँ ठीक है, सो देखो अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स को मैं मार्क कर लेता हूँ, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ये -पाई, -2 पाई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस फंक्शन का फ्रॉम 0 टू पाई और 0 से पाई के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो देखो आंसर जो है इंटीग्रेशन का वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। हम लोग लास्ट डे चेक भी किए थे कि 0 से पाई के लिए आंसर पॉजिटिव आ रहा था और पाई से 2 पाई के लिए उतना ही आ रहा था आंसर, पर नेगेटिव आ रहा था। पाई से 2 पाई के लिए आंसर नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ से क्या मैं कंक्लूड करने वाला था, इसे क्या बताने वाला था। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तीसरा प्रॉपर्टी का एंड यू ऑल विल डेफिनेटली अग्री टू इट कि हाँ ग्राफ देखिए कि हाँ ऐसा तो होगा। सो इफ फंक्शन इफ f of x is greater than equals to 0 for x belonging to a comma b, ठीक है, मतलब a से b के लिए अगर फंक्शन पॉजिटिव है, पूरा पूरा फंक्शन देखो ऊपर में है, तो इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा। देन a to b integration f of x dx will also be greater than equals to 0, ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, देखो भाई 0 से पाई तक ये फंक्शन पॉजिटिव है ना, f of x का वैल्यू पॉजिटिव है ना हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन भी क्या आया, पॉजिटिव ही आएगा। एंड सिमिलरली हम लोग अगला पॉइंट बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, दैट, पर हाँ ये देखो ऐसा नहीं कि आधा इस ये जो हम लोग रेंज ले रहे हैं, मतलब a से b जो लिमिट ले रहे हैं, इसमें आधा में पॉजिटिव आधा में नेगेटिव हो, देन वी कैन नॉट डिसाइड। वो भी एग्जांपल बताता हूँ मैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी समझाते थे। सो नाउ इफ f of x is less than 0, जो कि हम लोग को कहां से कहां तक में दिख रहा है, ये पाई से 2 पाई तक में दिख रहा है। देखो पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव साइड में ही है, the entire function is on the negative side, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, तब इंटीग्रेशन का वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा।
ठीक है, so if f of x is less than equals to 0 for x belonging to a comma b, then integration a to b f of x dx will be also less than equals to 0. ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का, अब यहाँ देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव भी है कहीं पे और नेगेटिव भी है कहीं पे। इस केस में तो आंसर 0 आएगा, पर सारे केसेस में हम लोग नहीं बता सकते कि क्या होगा। जब जहाँ पे हम लोग जैसे पाई बाय 2 से अगर 3 पाई बाय 2 का बात कर रहे हैं, तो इस रेंज के लिए, इस लिमिट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इस लिमिट में पॉजिटिव है या पूरा का पूरा नेगेटिव ही है, नहीं ऐसा नहीं। somewhere it is positive, somewhere it is negative, then we cannot conclude कि इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, पर हाँ अगर हम पूरा श्योर है कि ये जो रेंज दिया हुआ है, जो लिमिट दिया हुआ है, पूरा का पूरा लिमिट में फंक्शन पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। दैट वी शुड बी श्योर अबाउट। तो ये देखो, ये हम लोग को कैसे हेल्प कर सकता है, ये हम लोग को ज्यादा यूजुअली हेल्प कर सकता है व्हेन वी हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज, जहाँ पे सपोज कोई एक पॉजिटिव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अजीब सा कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय समथिंग से 1 प्लस ln x होल स्क्वायर, एंड इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू से 3 पाई, कुछ ऐसा दे दिया। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं, पर मान लो ऑप्शंस कुछ ऐसा दिया, -4 -3 -1, none of the above, none of ये ऑप्शन। नाउ सी, क्योंकि यहाँ सारे फंक्शन में स्क्वायर है, मतलब इन ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जितना भी फंक्शन लिखा हुआ है सब फंक्शन में स्क्वायर है, तो मतलब ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो यहाँ रेंज कुछ भी दिया हुआ है, लिमिट कुछ भी दिया है, दिस फंक्शंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड देन आई विल सी ऑप्शंस में कि 3 ऑप्शन नेगेटिव है और एक नन ऑफ द अबव बोला है, सो आवर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी हेल्पफुल हो सकता है बस समझ में, वरना ये प्रॉपर्टी जानने का कोई उतना भी महत्व नहीं था यार, पर हाँ नहीं इंपॉर्टेंस तो है, कैसे नहीं है, देखो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, so sometimes it can be this helpful कि हम लोग डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे सिंपली लुकिंग एट द फंक्शन एंड द रेंज, कि उस रेंज में फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर पता हो और ऑप्शन इस तरीके से दिया रहे, देन वी कैन सिंपली डिसाइड। ठीक है, okay, so we'll take a little break from these properties and we'll see how substitution works in definite integration. Is it the same which we used to do in indefinite integration or will there be something different? ठीक है, तो अभी हम लोग वो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या चेंजेस आएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो अगर ये इंडेफिनेट का क्वेश्चन रहता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते, चलो ये मैं 2 हटा देता हूँ, पहले इसको इंडेफिनेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि कॉस का जो आर्गुमेंट है या जो एंगल जो है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, डी डी एक्स इज प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाई वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज करने का तरीका तो मैं यही बताया था ना, सो दैट इज व्हाई वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करेंगे, लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x dx, सो dt by 2 will be equals to x dx, तो ये x मल्टीप्लाई टू dx, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, dt by 2, तो क्वेश्चन विल बिकम cos t dt by 2 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, सो इट हैज बिकम इंटीग्रेशन cos t dt,
हाफ इंटीग्रेशन cos t dt। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t प्लस c। ये sin t एक साथ नहीं लिखना चाहिए यार, हाँ ये आंसर हो जाता। ठीक है, इनडेफिनेट में तो ऐसे ही करते हैं। अभी अगर ये डेफिनेट है तो क्या चेंज आएगा, ये हम लोग को जानना है। ठीक है ना, सी अगर ये इनडेफिनेट रहता, अगर मान लो कुछ ऐसे 1 से 3 तक ऐसा कुछ है, मतलब ये डेफिनेट बन गया, सॉरी अगर ये डेफिनेट होता, इनडेफिनेट का तो देख लिए, तो इस सॉल्यूशन में क्या चेंज आता। देखो इस सॉल्यूशन में फिर कोई चेंज नहीं आता, सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम रहता। ठीक है, एक तो ये प्लस यहाँ हट जाएगा, उस पर बाद में आता है। जब हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू जब टी के टर्म्स में बैठा रहे हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, अगर आप यहाँ पे वापस से लिख देते हो 1 से लेकर के 3 तक, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज जब वो x था वो x के लिए 1 से 3 तक था। आपने एग्जैक्टली x इक्वल्स टू टी नहीं बैठाया है कि वो अभी भी 1 से 3 तक रहेगा। अगर आप एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू टी या t इज इक्वल्स टू x बैठाते, तो था कि x और t दोनों बराबर ही है, दोनों इक्वल ही है, तो ये लिमिट जो है वो सेम रह जाएगा, तब ऐसा होता। लेकिन हम लोगों ने वैसा तो नहीं किया, हम लोग क्या किए, t इक्वल्स टू क्या बैठाया है, x स्क्वायर बैठाया है। ठीक है, तो तब ये लिमिट जो है वो सेम नहीं रहेगा। क्या होगा, x और t का जो रिलेशन है, जिस तरह का रिलेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो चेंज होगा। ठीक है, तो किस तरह से चेंज होगा, देखो ऐसे हम लोग एक टेबल बना लेंगे। सी व्हेन x इज 1, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है ना, लोअर लिमिट में 1 है ना, सो व्हेन x इज 1, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इज x स्क्वायर, t इज x स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा। ठीक है, when x is 3, तब क्या हो जाएगा, t x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, so it will become from 1 to 9। बस ये चेंज लाना था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो तुम लोगों को पता ही है, प्लस c will not be there, it will be this from 1 to 9। हाफ को अंदर रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ sin 9 minus sin 1, this is the answer। Obviously we don't know the value of sin 9 and sin 1, इसलिए हम लोग ऐसे ही आंसर को छोड़ देंगे। पर हाँ, सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि आप जब भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आप लिमिट भी चेंज करो। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज कर दो अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ यू माइट आल्सो से कि ये करना क्या जरूरी था, क्या हम लोग इसको वैसे नहीं कर सकते थे। देखो ध्यान से कि इसको हम इधर 1 से लेकर के 3 तक ही लिखें, और यहाँ पे भी ऐसे 1 से 3 तक ही लिखें। फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा कि हाफ t की जगह t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, t की जगह t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x स्क्वायर, t इज x स्क्वायर ना, तो t के बदले x स्क्वायर बैठा दिए, एंड देन दिस, देन आल्सो द आंसर इज सेम। ठीक है, यू माइट आर्ग्यू कि इन दिस वे आल्सो द आंसर इज सेम, हमको लिमिट चेंज नहीं करना पड़ा। तो देखो आंसर तो मैच कर जाएगा, सही बात है। और अगर रफली आप सॉल्व कर रहे हो, रफ में एमसीक्यू क्वेश्चन है, रफ में सॉल्व कर रहे हो, तो आप करो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन आपको मान लो मतलब पूरा का पूरा आंसर ऐसे चेक होगा, ठीक है, एमसीक्यू नहीं है, डिस्क्रिप्टिव वाला है, वैसे लिखने वाला है, तब ये सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बोलना चाह रहे हो कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, कभी नहीं हो सकता यार, ये स्टेप ही गलत हो गया। इफ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, देन इसके बाद ये स्टेप ही गलत है, क्योंकि हम जब यहाँ पे 1 और 3 लिख दिए, इसका मतलब हो गया कि हम t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3 तक के लिए इसको इंटीग्रेट करें, जो कि गलत है। क्वेश्चन ही बदल दिया आप, यू चेंज द क्वेश्चन। यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 से 3 तक नहीं इंटीग्रेट कर रहे, x इक्वल्स टू 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर रहे थे हम। ठीक है, जो कि t के लिए सेम नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम 1 to 9 40। ठीक है, सो यू हैव चेंज द क्वेश्चन बेसिकली, सो व्हाटएवर दिस स्टेप इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए ये गलती मत करना। ओके, ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन।
फिर से वही बात सोचो यार, कैसे सॉल्व करें इसको। तो हमको तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। 1/x भी यहाँ प्रेजेंट है, ln x भी प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हुआ ना सुटेबल। ठीक है, सो विल यूज सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला था ना, कभी भी कोई एक चीज का डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट हो तो गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। सो लेट t equals to ln x, तो dt by dx will be equals to 1/x, और you can say dt will be equals to 1/x dx। तो ये जो dx by x है, इसके जगह तो dt आ जाएगा और ये sin t बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हम लोग को ऐसा एक डब्बा बना के, ठीक है, ये x और इधर t which is ln x basically। ठीक है, वैल्यूज बैठाओ। when x is 1 then it will become ln 1 and ln 1 is 0। log of 1 is always 0, बेस कुछ भी हो। ठीक है, log of 1 is always, और ln मतलब पता ही ना, log बेस की, मतलब अगर हम ln x लिखे हुए इसका मीनिंग ये है। आई होप यू ऑल नो इट ऑलरेडी। अगर 2 है तो ln 2। सो नाउ आवर इंटीग्रेशन विल बिकम, सब्स्टिट्यूशन बैठाते हैं यहाँ पे, सो इट विल बिकम sin t dt। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से ln 2 तक। तो sin t का आंसर क्या होता है, माइनस cos t। sin t का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से ln 2 तक। अब t की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा तो इट विल बिकम माइनस cos ऑफ ln 2 माइनस माइनस cos ऑफ 0। तो ये माइनस माइनस दो बार माइनस नहीं लिखा है, डायरेक्टली राइट प्लस। ठीक है, so it will become plus cos 0। now cos 0 is 1, so the answer is minus cos ln 2 plus 1। this is the answer। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, so this is it for this session। this is short session। next day we'll continue with other properties and all। thank you, till then keep watching and keep learning। thank you।